May I come in, ma'am? कमिंग। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, बैठिए। Thank you, ma'am. बताइए कुछ अपने बारे में बिना अपनी व्यक्तिगत जानकारी दिए हुए। My name is Payal Kumari. I belongs to West Champaran. मेरी प्रारंभिक शिक्षा वेस्ट चंपारण से ही हुई थी सिक्टा एंड देन आफ्टर आई कम्प्लीटेड बीकॉम इन महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड मैंने उसी यूनिवर्सिटी से ही एमबीए कंप्लीट किया 2019 to 21 बैच एंड देन आफ्टर अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। ठीक है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यस मैम। ये मुझे बताइए कि महात्मा गांधी से अगर आपको कुछ बातें सीखनी होगी जी तो आप क्या सीखना उनसे पसंद करेंगी? मैम, गांधी जी सबसे पहले हिंसा को सपोर्ट नहीं करते थे। वो कहते थे कि अगर किसी से आपको बात मनवानी हो तो आप पहले थ्योरेटिकल वे में आपसी बातचीत से आप कर सकते हैं, हिंसा नहीं करना है। ठीक है, अहिंसा हो गया यानी कि नॉन वायलेंस हो गया। इसके Yes, अलावा एंड देन एक और पॉइंट हम लोग ले सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी भी अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जैसे हम लोग चंपारण सत्याग्रह से ही उनसे सीख सकते हैं। वहाँ पे किसानों का अत्याचार हो रहा था कि नील की खेती उगाना है, तो उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। चलिए, क्या आपको सही में लगता है कि वो नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे महात्मा गांधी? क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट में तो उन्होंने कहा कि करो या मरो, डू और डाई। यस मैम, बट कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस थे उस टाइम कि उन्होंने ऐसा नारा दिया था। कुछ ऐसी घटना हुई थी उस टाइम। क्या बता सकते कि क्या घटना हुई थी उस समय? आप कह रही हैं ऐसी कुछ घटना हुई थी, तो क्या कुछ घटना हुई थी कुछ उस समय 1942 में? यस मैम, सॉरी बट रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। मार्केटिंग। यस मैम। मार्केटिंग जब हम करते हैं किसी प्रोडक्ट की, तो हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को मार्केटिंग करेंगे तो हम लोग जानेंगे कंज्यूमर का क्या नीड एंड वांट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मेनली मैम 3 प्रोसेस होता है: सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। सेगमेंटेशन में आएगा कि हम लोग कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को जानेंगे, कौन सा सेगमेंट हम लोग प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि एक सेगमेंट में ऐसे हिट्रोजेनियस मार्केट जैसे हम लोग जानते हैं, तो हम लोग पूरे को एक बार में कवर नहीं कर सकते। तो पहले हम लोग जानेंगे कि कस्टमर को क्या, वो पर्टिकुलर एक सेगमेंट डिसाइड करते हैं कि उनकी क्या क्या परचेजिंग पावर कैपेसिटी है, क्या वो क्या चाहते हैं, उनका डिमांड क्या है, किस लेवल का है, ये सब। तो ये सेगमेंटेशन में आ गया। देन आफ्टर हम लोग टारगेट करते हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट का। वो उसका भी कुछ मेथड होता है, फुल कवरेज, टारगेटिंग, सिलेक्टिव, इस टाइप का। एंड देन आफ्टर हम लोग पोजिशनिंग करेंगे। वो जब प्रोडक्ट हो जाएगा तो कंज्यूमर के माइंड में लाएंगे कि हाँ, ये प्रोडक्ट आपके लिए बनाया गया है और आप इसको परचेज कीजिए। इसका भी कुछ जैसे मैम हम लोग प्रमोशनल टूल्स यूज़ करते हैं इसके थ्रू। आपका ऑप्शन क्या रहा है? कॉमर्स जी। आपने ट्रेंड डेफिसिट का नाम सुना है? ट्रेंड डेफिसिट, इसका नाम सुना है? बैंकिंग सेक्टर में बहुत फेमस हुआ था। सॉरी मैम। कैपिटल डेफिसिट और अकाउंट डेफिसिट में आप अंतर बता सकती हैं? यस मैम। क्या होता है? मैम, कैपिटल डेफिसिट, ये इसको कैटेगराइज कर सकते हैं रेवेन्यू कैपिटल एंड मैम कैपिटल डेफिसिट जो भी एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट का है उसका मैम जो डिफरेंस होगा। तो जैसे क्या, ऐसा कुछ एग्जांपल दे सकती हैं आप इसका? यस मैम, जैसे हम लोग ये कर सकते हैं फिस्कल डेफिसिट इंडिया का जो है, तो इसमें कितना इनकम आया और कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ये मैम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है। चलिए, आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि किस कंट्री के साथ हम लोग का जो बैलेंस ऑफ द ट्रेड है जी मैम। वो पॉजिटिव साइड में, मतलब इंडिया के फेवर में है। यस मैम। किस कंट्री के साथ है? कोई कंट्री के साथ है हम लोगों का जो हमारे फेवर में हो, बैलेंस ऑफ द ट्रेड? सॉरी मैम, एक्यूरेट तो नहीं पता, बट इंडिया, बांग्लादेश,
और भूटान के साथ ट्रेड करती है तो उसके फेवर में इंडिया। बांग्लादेश के साथ आपको लगता है? अच्छा, मुझे ये बात बताइए कि आमतौर से देखा जाता है कि इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बचती है। आरसीपी जो ग्रुप थी उसको इंडिया ने छोड़ दिया था, इसलिए यस मैम। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और हाल ही में उसने पिछले साल ही 2 कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए। तो मुझे बताइए, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है? मैम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो हो जाएगा जिसमें कोई टैक्सेस नहीं रहेंगे, वो फ्रीली इन्वेस्ट कर सकता है इंडिया में। मैम तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर वो इंडिया में वो कंपनी आती है तो फिर इंडिया के जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको वो इफ़ेक्ट करेगा वो। एंड पॉजिटिव साइड ये भी कह सकते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, आपने इन्वेस्टमेंट की बात की है, 2 रूट होते हैं, एफडीआई होता है, एफआईआई होता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया एंड एफआईए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। आई थिंक, सॉरी मैम, इसमें मैं ठीक है, एफडीआई के बारे में कुछ बता दीजिए। मैम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे इंडिया गवर्नमेंट बहुत सारी, जैसे किसी किसी चीज़ पे 100% एफडीआई कर दी हुई है कि 100% वो इन्वेस्ट कर सकते हैं वो कंपनी। तो इस चीज़ में और किसी पर रूल्स है कि 50% एफडीआई, इस टाइप को। ठीक है, 2 रूट होता है, एक ऑटोमेटिक रूट होता है यस मैम। और एक गवर्नमेंट के थ्रू होता है। आप मुझे एग्जांपल दे सकती है ऑटोमेटिक रूट का और गवर्नमेंट के थ्रू रूट का, एफडीआई इन्वेस्टमेंट का? मैम कुछ मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगी जहाँ तक मैंने स्टडी किया है। मैम ऑटोमेटिक हो जाएगा कि कहीं ना कहीं वो फ्रेंचाइजी यहाँ इस्टेब्लिश कर रहा है और गवर्नमेंट थ्रू। एफडीआई का पर्पस क्या है ये मुझे बता दीजिए। जब एफडीआई आता है इंडिया में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, उसका एग्जैक्ट पर्पस क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है? लॉन्ग टर्म कह सकते हैं इसको। इसका एसेट जो होता है, जनरेशन इसका है पर्पस, कि या सिर्फ यहाँ पे से पैसे लेना है, प्रॉफिट उठाना है और अपने कंट्री वापस जाना है? मैम दोनों कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट ओरिएंटेड भी होता है एंड देन आफ्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है जो इंडिया के लिए बेनिफिट है। कुछ टैक्सेस भी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उससे और सीएसआर एक्टिविटीज़ भी करती है जो इंडिया के लिए हेल्पफुल अच्छा, होता मुझे है। ये बात बताइए कि रिसेंट में एक टमाटर के प्राइस हाइक हुए हैं, Yes, यानी कि ma'am. टमाटर के प्राइस बढ़े हैं। जी। आप मुझे ये बात बताइए कि क्या आपको लगता है कि जो टमाटर के प्राइस बढ़ रहे हैं उसका कोई रिलेशन क्लाइमेट चेंज से भी है? यस मैम, टमाटर के बेसिकली उत्पादन में बहुत कमी हुई है और जहाँ तक मैंने अभी रिसेंट कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि उसमें एक स्पेसिफिक बीमारी चल रही है ये महाराष्ट्र कर्नाटका साइड में, जिसकी वजह से टमाटर के उत्पादन में कमी होने की वजह से उसका रेट हाई हो गया। और जनरली हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ का अगर मतलब वो अगर उसका कम हो वो मार्केट में तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक हाई हो जाता है। ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो इन्वायरमेंट से कैसे जुड़ा? मैम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो उत्पादन नहीं हो रहा है उसका क्लाइमेट इफ़ेक्ट भी है एंड देन आफ्टर जो भी उसमें बीमारी हुई है वो रीज़न हो सकता है क्लाइमेट उसके थ्रू में। तो आप मान रहे हैं कि अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है? यस, जो कि टमाटर पे इफ़ेक्ट कर रहा है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव केवल टमाटर पे ही पड़ रहा है? और चीज़ पे भी पड़ रहा है, जैसे बिहार को हम लोग ले लें, अभी तो बिहार में ये जो पानी की कमी बहुत ज़्यादा है जो कि एवरेज से भी कम है। इसके लिए गवर्नमेंट अभी कुछ रूल्स भी निकाली। आज ही के न्यूज़पेपर में दिया हुआ था कि गवर्नमेंट ने ये डीजल 70 रुपीज़ पर लीटर के अकॉर्डिंग अनुदान में दे रही है एंड देन आफ्टर 24 आवर्स सिंचाई करने के लिए बिजली आपूर्ति की जा रही है। तो इसको भी क्लाइमेट चेंज का ही हम लोग मान सकते हैं सर। अभी रिसेंट अभी आपको मान लीजिए 1 बज रहा है, क्या अभी आप क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव है आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं? ये सर वो भी तो हम लोग सेल्फ एक्सपीरियंस से भी कर सकते हैं। जैसे सर मॉर्निंग के टाइम कुछ अलग ही ये था, मौसम था और अभी तो बारिश टाइप का है। ये भी कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक चेंज भी है।
आपने मार्केटिंग से किया हुआ है। यस सर, मार्केटिंग एंड फिनांस डुअल स्पेशलाइज्ड। अच्छा बताइए हमें कि मार्केटिंग एथिक्स क्या होता है। सर मार्केटिंग एथिक्स हम ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं तो उसमें एक सर इथिकल वे होना चाहिए, जैसे कि फ्रॉड नहीं होना चाहिए। हम लोग प्रोडक्ट पे लिख रहे हैं कि ये 100 ग्राम है तो 100 ग्राम ही उसके अंदर प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर वो हम लोग 80 ग्राम रख रहे हैं तो इथिकल को, मार्केटिंग एथिक्स को सर वो अवहेलना करेगा। तो केवल आप क्वांटिटी बेस पे ले रही हैं, क्या क्वालिटी में भी आपका ये, क्या आप मान रही हैं कि जो मार्केटिंग जो हो रहा है कहीं ना कहीं आपको मार्केटिंग एथिक्स का कहीं ना कहीं अवहेलना किया जा रहा है, उसका मिसयूज किया जा रहा है। जी सर, क्वालिटेटिव वे में ये हो सकता है जैसे फेयर लवली क्रीम है तो उसको कहीं ना कहीं ये दिखाया जाता है कि फेयरनेस, इससे एकदम एट ए टाइम वो उजाला हो जाएगा। तो ये सर एक मार्केटिंग इथिक्स का ही ये सर गलत इम्पैक्ट है। और गवर्नमेंट इस पे रूल भी लाई थी कि आप लोग फेयरनेस डायरेक्टली नहीं बोल सकते, तो उसमें कुछ सर चेंजिंग भी आया था उसके एडवर्टीजमेंट में। इसका मतलब है कि जब मार्केटिंग करती है तो जानबूझकर आपको लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी आप उसको मार्केट में प्रमोट कर रही हैं। ये सर लोगों को माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है, जो कि ये नहीं करना चाहिए। ये मार्केटिंग एथिक्स के अंडर ये सर नहीं आता। उसके तो क्या मैं अपेक्षा कर सकता हूँ जब आपका ऑडिटर का सिलेक्शन हो जाता है जी सर, तो आप अपना जो मॉरल एथिक्स जो है उस चीज़ को आप मेंटेन वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर किस प्रकार की चुनौती का सामना कर सकते हैं? सर वो तो वहाँ करना पड़ेगा। जैसे सर ऑडिट में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या फिर जिस तरह से हम लोग को उसके लॉज को माइंड में रख के हम लोग को मॉनिटरिंग करना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग सर हम लोग को ऑडिट करना है। तो वहाँ तो सर इथिकल वे तो करना ही चाहिए, तभी वो हम लोग ट्रूथफुल जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑडिट सर्टिफिकेट। सर पेपर हरियाणा के संदर्भ में दिया हुआ है कि वहाँ के गवर्नमेंट ने यस सर, जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं लोग उनको पेंशन देने से आपको मना कर दिया है। यस सर। तो क्या कहीं ना कहीं आपको फंडामेंटल राइट का कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है? क्या आपके विचार में उस गवर्नमेंट का ये कदम सही है कि गलत है? सर जहाँ तक मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं सर इसको सही भी कहा जा सकता है, बट लिव इन रिलेशनशिप सर जैसे हम लोग के जो भारतीय संस्कृति और को देखते हुए लिव इन रिलेशनशिप के लोगों को सर इसको वैलिड नहीं माना जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो वैधता तो दिया है आपको लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के। ये सर वैधता दिया है, बट कहीं ना कहीं सर इसको एक तरह से गवर्नमेंट कह रही है तो वो सही भी कर सकते हैं, और मेरे अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग सर तो इसको। क्या आप देश को परंपरा के हिसाब से चलाना चाहते हैं या फिर संविधान से? सर हम लोग को संविधान में फंडामेंटल राइट है जीने की अगर बात लगाती है जी सर, तो दोनों का अधिकार दे रहा है, जहाँ पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो कस्टोडियन है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यस सर, और उसने भी उसका सपोर्ट किया हुआ है। और आप कह रही हैं परंपरा की बात, तो आपके अनुसार देश संविधान से चलना चाहिए फिर परंपरा से? सर सबसे पहले तो हम लोग संविधान के अकॉर्डिंग चलेंगे सर, एंड देन आफ्टर भारत एक सांस्कृतिक देश भी है, तो इसको भी कहीं ना कहीं एक पल तक सर इसको एक सांस्कृतिक देश है तो संस्कृति से आप क्या समझते हैं? क्या है संस्कृति? सर जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, एंड यहाँ का जो कल्चर, जो रूल्स रेगुलेशंस उसको हमको सर लेकर चलना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी बातों को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपने संस्कृति शब्द का जिक्र किया तो संस्कृति कहते किसे? ठीक है, मैं आपके बातों को सपोर्ट में कर रहा हूँ कि भारत एक सांस्कृतिक देश है। यस सर, लेकिन संस्कृति के जो डायमेंशन जो होते हैं, जो पक्ष जो होते हैं, वो कौन कौन से होंगे ताकि आपकी बातों की पुष्टि सही से हो सके? सर यहाँ का वेशभूषा को लेकर कह सकते हैं, यहाँ का जो कल्चर, जो सर सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह हैं, फेस्टिवल्स, वो सब को लेकर कह सकते हैं। या फिर यहाँ की जो जैसे इंडिया में है कि हम लोग को ग्रैंड पेरेंट्स को या फिर वो सबको एक जॉइंट फैमिली रहती है, जो कि सर अदर फॉरेन स्टेट में वो लोग कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैमिली रहना चाहते हैं। ये भी एक भारत के एक संस्कृति का हिस्सा हो सकता है। आपने अपने हॉबी में दिया था लिसनिंग द म्यूजिक। यस सर, और वर्तमान में जिस प्रकार म्यूजिक के जो स्वरूप बदले हुए हैं, यस तो सर। क्या आप इस चीज़ को महसूस करती हैं कि कहीं ना कहीं हमारे सांस्कृतिक जो पतन है, चारित्रिक पतन भी गाना के माध्यम से कहीं ना कहीं देखे जा रहे हैं? क्या आप सहमत हैं इस बात से? सर इसको पूरी तरह पतन नहीं कह सकते, कहीं ना सर एक सेल्फ इंटरेस्ट भी होता है।
तो उसको पूरी तरह पतन तो नहीं हो रहा, बट ये इंटरेस्ट जिस चीज़ में है जैसे उसके। भोजपुरी गाना को लेकर के आपको पटना हाई कोर्ट के द्वारा भी यस सर। जो कमेंट किए गए थे कि इस गाना पे ऐसे रोक लगाना चाहिए, तो फिर आपको मैंने इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे वहाँ? जो कि म्यूजिक को लेकर आपने ठीक है, आपने कहा ऐसा बात नहीं है, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने तो खास करके बिहार के संदर्भ में भोजपुरी गाने में जो वर्बिलिटी आ रही है जो म्यूजिक के तहत है Yes, आपको, sir. और उसको कहीं ना कहीं ये न्यायालय ने भी कहा है कि इस पर रोक लगना चाहिए। सर हम लोग जो म्यूज़िक करते हैं तो उसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए कि किसी सर अदर थर्ड पर्सन्स को उससे कोई इम्पैक्ट, गलत इम्पैक्ट पड़े। अगर वैसा उस म्यूजिक्स में जो भी वर्ड्स के थ्रू हो रहा है तो इस पे सर गवर्नमेंट रोक लगा सकती है। ठीक है, बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सर जहाँ तक कि हम लोग के जो भी रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिट है, तो हम लोग फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए जो भी काम करते हैं वो सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंडर आता है। अकाउंट्स आपको पढ़ेंगे, अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं? सर ये 3 प्रकार के होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में सर इसका सर फॉर्मूला होता है जो डेबिट्स वाज कम इन एंड क्रेडिट्स वाज गोज आउट, ये हो जाएगा। एंड नॉमिनल अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस और ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स एंड डेबिटेड एंड ऑल एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड। एंड पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और कुछ प्रकार, कुछ एंगल से प्रकार कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? सर अकाउंटिंग का सर वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? सर कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग वो कॉस्ट, एक प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट आया उसका सर हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। इसमें बेसिकली 3 चीज़ होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है एक पर्टिकुलर पीरियड में उसका सर रिकॉर्डिंग वो करते हैं, उसका अकाउंटिंग करेंगे, वो सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर आता है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? सर वन एडिशनल कॉस्ट में जो वन एडिशनल प्रोडक्शन में जो कॉस्ट आता है वो सर मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। बताइए, आप ऑडिटर बनना चाह रही हैं Yes, sir. और MBA अकाउंटिंग कॉमर्स से पढ़ी हुई हैं, यस सर। तो ऑडिट में आपको क्या इससे फायदा मिलेगा? सर ऑडिटिंग में बेसिकली सर 2 काम, जहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने स्टडी किया है वो होता है। फर्स्ट इज सर जो भी मतलब जो रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उसका कैसे यूटिलाइज हुआ है वो सर वॉच करना एंड देन उसको सर्टिफाई करना। तो हम लोग जो अकाउंटिंग सर पढ़े हुए हैं कि कैसे सर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका सर कैश बुक क्या होता है, उसका सर वेरीफाई करेंगे, जो कि अकाउंटिंग हेल्प करेगा सर ऑडिटिंग करने में। और कैश बुक में क्या होता है? कैश बुक का मेंटेन करने का क्या मूल रूल क्या है? सर उसमें बेसिकली कैश से रिलेटेड चीज़ ही मेंटेन किया जाता है। जैसे कोई हम लोग कैश कुछ परचेज कर रहे हैं तो वो उसमें कैश बुक में मेंटेन होगा। एंड कैश कैसे मेंटेन होता है? मतलब क्या पक्ष होता है उसका, जो भाग होता है? यस सर। क्या क्या होता है, क्या किया जाता है, कैसे मेंटेनेंस होता है? कुछ मेंटेनेंस कुछ रूल है ना? यस सर। सर एक उसका 2 साइड होता है, एक डेबिट साइड एंड एक क्रेडिट साइड, और पर्टिकुलर्स किस मद में हम लोग खर्च किया एंड देन सर अमाउंट लिखा जाता है। ठीक है। हॉबी में आपकी दूसरी हॉबी है ट्रैवलिंग। यस मैम। कहाँ ट्रैवल की आज तक आप? मैम बिहार बेसिकली, दिल्ली ठीक है, बिहार, दिल्ली। एंड मैम उत्तराखंड गए थे बचपन के टाइम में, और वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, वैष्णो देवी। ये मुझे बताइए कि दिल्ली में फ्लड जैसा माहौल है, जी। अर्बन फ्लडिंग, यस क्या लगता है इसका मुख्य कारण क्या है? मैम मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं इसको। किस चीज़ का मिसमैनेजमेंट? अगर प्रॉपर जो भी बाढ़ आ रही है तो उसके पहले अगर हम लोग उसको पूरी तरह तो बंद नहीं कर सकते, बस कुछ हम लोग सुरक्षित कर सकते थे उस जगह को। ये मैम गवर्नमेंट अगर पहले इनिशिएटिव लेती
तो उस बाढ़ को थोड़ा कम किया जा सकता था। तो ये बाढ़ का केस है या अर्बन फ्लडिंग का केस है, ये मुझे बताइए। मैम बाढ़ का केस कैसे? मुझे बाढ़ और शहरी बाढ़ के बीच में अंतर बता सकती हैं? मैम एक्यूरेट आंसर तो नहीं पता, बट मैं गेस करना चाहूँगी कि बाढ़ जो होता है वो प्राकृतिक आपदा होता है जिसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, और शहरी फ्लड को ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी जगह होते हैं जो नदी जहाँ पे जमाव ज़्यादा हो जाता है, उसको निकलने की जगह नहीं होती, तो उसकी वजह से शहर में बाढ़ का पानी रुक जाता है। ठीक है, चलिए आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। आ जाइए, मेरे क्वेश्चन को कंट्रोल करिए। ये आप कौन सा इंटरव्यू दे रही हैं अभी? मैम ऑडिटर। नंबर पूछ रही हूँ। ये है आपको। 4th इंटरव्यू। आप मुझे खुद फ्रैंकली बताइएगा, मैं थोड़ा सा हार्ड हो रही हूँ आज आप पर। हाँ, आप मुझे खुद बताइएगा, जो हम लोग सजेशन देते हैं, आप एक भी सजेशन ली है अभी तक? हाँ, बहुत ज़्यादा। सिखाया इसको। हैंड मूवमेंट, और आप एकदम पीछे बैठ जाए, थोड़ा तो फॉर्मल बैठिए। तो पिंकी मैम भी देख रही हैं, हाँ वो मुझे इशारा करे कि मैम कूल हो जाइए। नहीं, बताना जरूरी होता है पिंकी मैम। पिंकी मैम बताना जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सिलेक्शन हो, एंड हम जेन्युइनली चाहते हैं कि आप जैसे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो। नॉलेज इम्प्रूव कीजिए, 10 दिन है आपके पास टाइम, इम्प्रूव कीजिए। फिर मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऐसे स्टडी किया है, मत बोलिए ज़्यादा। आपने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। गांधी जी मदद करते हैं, जैसे उन्हें किसानों का अत्याचार, किसानों का अत्याचार किस पे कर रहे थे? किसान अत्याचार, किसानों पर अत्याचार। अब ऐसे करके किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ। सुनिए पहले बात। फिर सर ने कुछ क्वेश्चन पूछा, आपने कहा था एग्जाम्पल में फेयर एंड लवली का, आप किसी भी प्रोडक्ट का नाम मत लीजिए, हो सकता है कि वहाँ पे कोई कनेक्शन उन्हीं का बैठा हो, तो किसी भी प्रोडक्ट का नाम लेने से बचिए आप। क्लियर? लिविंग रिलेशनशिप को अगर सुप्रीम कोर्ट मान्यता देती है, तो आप पर्सनल लाइफ में उसको पसंद करें या नहीं करें, ये आपके व्यक्तिगत विचार होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि रखिए अपने आंसर में, ठीक है? और अपने एक्सप्रेशन पे आप वर्क कीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट में कर रही हूँ कि आप अपने एक्सप्रेशन पे वर्क कीजिए।